अब देखिए टॉपिक आता है हमारा प्रतिस्थापन की लोच साधनों के मध्य, यानी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन फैक्टर। हमें यह समझना है कि प्रतिस्थापन की जो लोच है वह दो साधनों के मध्य कैसी होती है। और देखिए सबसे पहले यहाँ उत्पादन के सिद्धांत के अंतर्गत, यानी जो प्रोडक्शन फंक्शन है उस प्रोडक्शन फंक्शन के अंतर्गत वस्तुओं के उत्पादन में साधनों के मध्य प्रतिस्थापन की जो लोच है उस लोच को हम तकनीकी प्रतिस्थापन की लोच कहते हैं। फिर बात यह आती है कि जो हमने विश्लेषण किया है इससे पहले उस विश्लेषण के अंतर्गत एक समोत्पाद वक्र जैसे जैसे श्रम एवं पूंजी के लिए प्रतिस्थापन की जो लोच है या जो प्रतिस्थापन किया गया है उसमें श्रम की पूंजी के लिए तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर, जिसे हम मार्जिनल रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन टेक्निकल या MRTST और इसे MRTS यानी मार्जिनल रेट टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। यह जो तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर है यह सीमांत दर घटती जाती है। कब? जब प्रतिस्थापन की लोच साधनों के मध्य हो। प्रतिस्थापन की सीमांत दर में सापेक्ष परिवर्तन के परिणाम स्वरूप साधन अनुपातों में सापेक्ष परिवर्तन साधनों के मध्य प्रतिस्थापन लोच कहलाती है। अतः प्रतिस्थापन की जो लोच है इस लोच के विचार की पूंजी तथा श्रम उत्पादन के साधनों का विश्लेषण किया जाता है। फिर यदि K इजिकल टू पूंजी, यही देखिए यदि K इजिकल टू पूंजी दो साधन हैं और L इजिकल टू श्रम यानी जिसे हम लेबर बोलते हैं, K इजिकल टू पूंजी यानी जो कैपिटल और लेबर, इन दो साधनों में K पूंजी की जो मात्रा है वह मात्रा L श्रम की मात्रा तथा E, अब यहाँ E यानी इलास्टिसिटी, E जिसे हम लोच बोलते हैं, इलास्टिसिटी यानी लोच, ये लोच प्रदर्शित करता है कि उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार पूंजी की श्रम के लिए प्रतिस्थापन की लोच को जब हम व्यक्त करते हैं तो वह कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ जो लोच को व्यक्त किया जाता है यानी ES इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इजिकल टू क्या होता है, यह होता है प्रयुक्त साधनों, देखिए प्रयुक्त साधनों, और प्रयुक्त साधन कौन से हैं, प्रयुक्त साधन हैं आपके पास में K और L। प्रयुक्त साधनों यानी K और L के अनुपात में आनुपातिक परिवर्तन क्या होता है, K अनुपात में आनुपातिक परिवर्तन, आनुपातिक परिवर्तन अपॉन क्या होता है, अब देखिए अपॉन क्या होगा, प्रयुक्त साधनों यानी K और L के अनुपात में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन L का K के लिए क्या है, L का K के लिए क्या होगा, यहाँ K के लिए प्रतिस्थापन की जो तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर है
उसमें आनुपातिक परिवर्तन क्या होगा, तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर में क्या होगा, आनुपातिक परिवर्तन। अब देखिए, जब इसमें आनुपातिक परिवर्तन होता है तो यहाँ फिर क्या होगा, ये होगा इजिकल टू के अपॉन क्या हो जाता है, के अपॉन एल में आनुपातिक परिवर्तन, के अपॉन एल में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन क्या हो जाएगा, के अपॉन एल में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन MRTS एल के में आनुपातिक परिवर्तन, MRTS एल के में आनुपातिक परिवर्तन क्या होता है, आनुपातिक परिवर्तन। अब देखिए MRTS एल के यानी लेबर और कैपिटल, श्रम और पूंजी, MRTS यानी मार्जिनल रेट्स ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, श्रम और पूंजी में आनुपातिक परिवर्तन। अब देखिए, जब ये आनुपातिक परिवर्तन होता है तो परिवर्तन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, परिवर्तन को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होगा, डेल्टा के अपॉन एल क्या हो जाएगा, इजिकल टू डेल्टा के अपॉन एल अपॉन क्या होगा, के एल, क्या हो जाएगा, के अपॉन एल। अब जब ये होता है तो फिर अब देखिए यहाँ जगह कम है, आगे ले लेते हैं, यहाँ कर लेता हूँ मैं, यानी डेल्टा के अपॉन एल अपॉन के अपॉन एल अपॉन में क्या होगा, अपॉन में होगा डेल्टा MRTS एल के अपॉन MRTS एल के। अब यहाँ दो चीज़ें आती हैं हमारे समक्ष कि मैंने जो सूत्र निकाला है, डेल्टा के अपॉन एल अपॉन के अपॉन एल इजिकल टू अपॉन डेल्टा MRTS एल के अपॉन MRTS एल के। अब देखिए इसे खोलते हैं तो क्या होगा, चलिए यहाँ इधर खोल लेते हैं इसे। अब देखिए ये होगा आपका डेल्टा के अपॉन एल अपॉन क्या होगा, के अपॉन एल अपॉन के अपॉन एल इंटू अब MRTS एल के अपॉन डेल्टा MRTS एल के। नेक्स्ट जो पॉइंट होगा, अब MRTS एल के, अब इसे खोल लीजिए तो खोल के क्या आ जाएगा, खोल के होगा आपका डेल्टा के यानी डेल्टा के अपॉन एल अपॉन क्या होगा, के अपॉन एल इंटू, वापस देखिए इंटू में क्या होगा, यहाँ जब हम इसे खोलते हैं डेल्टा के अपॉन एल अपॉन डेल्टा के क्यों इधर ले आते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपका डेल्टा MRTS
टी एस एल के इंटू इजिकल इंटू क्या होगा, इंटू अब बचा क्या, एम आर टी एस एल के अपॉन एल। जब ये होता है तो फिर आगे देखते हैं हम कि डेल्टा के अपॉन एल, डेल्टा ब्रैकेट में के अपॉन एल अपॉन डेल्टा एम आर टी एस एल के ब्रैकेट में इंटू एम आर टी एस एल के अपॉन एल। अब के अपॉन एल के होने के बाद में फिर देखिए ये इसकी दर है। अब इसे समझने के लिए मैं आपके समक्ष एक नए रेखा चित्र का निर्माण करता हूं और उस रेखा चित्र के माध्यम से इसे समझेंगे। तो देखिए क्या होगा, नए रेखा चित्र का निर्माण करते हैं। देखिए रेखा चित्र जो बनेगा वह क्या होगा, यह मैं दो रेखा चित्रों का निर्माण करूंगा, लेकिन पहले रेखा चित्र का यहां निर्माण किया जा रहा है। मूल बिंदु O, ये एक्स एक्सिस और नेक्स्ट वाई एक्सिस और अब देखिए यहाँ ये मैंने आपके समक्ष जो खींचा है वह समोत्पाद वक्र है और इस समोत्पाद वक्र पर यानी ए, बी और सी 3 पॉइंट लिए गए हैं और इनको टच करते हुए जो स्पर्श रेखा खींची गई है यह स्पर्श रेखा है आपकी T1, T1। दूसरी जो स्पर्श रेखा है यह स्पर्श रेखा है T2
टू T2। नेक्स्ट स्पर्श रेखा जो खींची गई है यह है T3 और इनको मिलाने वाली जो रेखा है वह रेखा है आपकी यानी ये 3 रेखाएं हैं और इस पर जो 3 बिंदु हैं यानी A, B और C और इसमें एक्स एक्सिस पर फैक्टर यानी फैक्टर में हमने दिखाया है लेवर LABOUR लेवर और ये जो पॉइंट हैं L1 L2 L3 यानी L1 L2 L3 और कैपिटल को देखते हैं K1 K2 और K3 और इसे मैंने नाम दिया है, इस रेखा चित्र को नाम दिया है A और यह जो रेखा चित्र बनाया है यह MRTS L के तथा पूंजी श्रम अनुपात है। क्या है? MRTS L के पूंजी तथा श्रम अनुपात के लिए बनाया है। नेक्स्ट दूसरा रेखा चित्र आपके समक्ष और बनाऊंगा बी पार्ट और बी पार्ट के अंतर्गत आप देखेंगे बी पार्ट में एक्स एक्सिस मूल बिंदु O, Y और इसमें भी हमने एक समोत्पाद वक्र खींचा है और इस समोत्पाद वक्र पर कैपिटल लेवर रेशियो दिखाया है हमने। क्या दिखाया है? कैपिटल लेवर रेशियो और नेक्स्ट पर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सबस्टिट्यूशन। क्या है? इस पर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सबस्टिट्यूशन मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सबस्टिट्यूशन के लिए दिखाया है और इसे मैंने जो नाम दिया है वह है बी पार्ट का। अब देखिए रेखा चित्र A और रेखा चित्र B, दो मैंने रेखा चित्र आपके समक्ष खींचे हैं और इसमें सर्वप्रथम मैं रेखा चित्र A की समीक्षा कर रहे हैं और रेखा चित्र A में जो प्रतिस्थापन की लोच है उसको समझने के लिए एक समोत्पाद वक्र Q खींचा गया है। क्या खींचा गया है? Q समोत्पाद वक्र खींचा गया है जहां दिए गए समोत्पाद वक्र Q पर या Q में A बिंदु पर प्रयुक्त पूंजी श्रम अनुपात K1 L1। क्या है? K1 और L1 इस बिंदु पर क्या होगा? K1 अपॉन L1।
ए बिंदु पर श्रम और पूंजी का जो अनुपात है वह K1/L1 है। इसके बाद में जो कि किरण, अब देखिए किरण क्या है, मैंने ये जो रेखा है यह रेखा OA किरण OA की ढाल के बराबर है। फिर बात यह आती है कि जैसे जैसे पूंजी को श्रम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, पूंजी को श्रम द्वारा, अब पूंजी को श्रम द्वारा प्रतिस्थापित जब हम करते हैं तो समोत्पाद वक्र Q पर ही A बिंदु से B की ओर, यानी A बिंदु से B नीचे की ओर क्या होता है, चलते हैं और प्रयुक्त पूंजी श्रम अनुपात क्या हो जाएगा इस बिंदु पर B पर K2/L2 क्या हो जाता है, K2/L2, और जो किरण है वह OB हो जाती है। क्या होता है, OB हो जाती है। अब देखिए जो किरण खींची है OB के बराबर में, फिर नेक्स्ट क्या हो जाता है, यदि पूंजी का श्रम द्वारा आगे प्रतिस्थापन होता है, पूंजी का और श्रम द्वारा आगे प्रतिस्थापन अगर किया जाता है तो वह B बिंदु से C बिंदु की ओर प्रतिस्थापन होता है, और जब B बिंदु से C बिंदु की ओर प्रतिस्थापन होता है तो वह Q पर नीचे C बिंदु पर मान आ जाता है, और C बिंदु पर आने के बाद में पूंजी का जो अनुपात होता है वह अनुपात क्या होगा, K3/L3 हो जाता है। और इसी पर जो किरण रेखा है वह OC हो जाती है। तो जैसे जैसे प्रतिस्थापन किया जाता है वैसे वैसे ये रेखाएं भी बदलती चली जाती हैं, और जब K3L3 तक बढ़ जाता है तो जो OC किरण की ढाल के बराबर होता है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि जैसे जैसे हम समोत्पाद वक्र के लिए अधिक श्रम को प्रतिस्थापित करते हैं, पूंजी श्रम अनुपात घटता चला जाता है। हमें पहले ही दृष्टिगत है कि A बिंदु पर प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है उस बिंदु पर समोत्पाद वक्र की जो ढाल है वह ढाल द्वारा मापी जाती है, जो कि उस बिंदु से खींची जाती गई है या उस बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा। अब देखिए स्पर्श रेखा कौन सी है, T1, T1, T2, T2, T3, T3। तो जो स्पर्श रेखा है T1 की जो ढाल है वह ढाल के बराबर है। बिंदु B पर MRTS L की स्पर्श रेखा T2 की ढाल के बराबर है, तथा C बिंदु पर MRTS L की स्पर्श रेखा T3 की ढाल के बराबर होती है। यह भी दृष्टिगत है कि T2 का जो ढाल है वह T1 के ढाल के से कम होता है, और T3 का ढाल T2 के ढाल से कैसा होता है, कम होता है। फिर बात यह आती है कि इसका तात्पर्य यह होता है कि ज्यामितीय दृष्टि से जो कोण है उस कोण से साधनों के मध्य प्रतिस्थापन की लोच एक समोत्पाद वक्र पर दो वस्तुओं से संबंधित दो किरणों यानी पैमाना रेखाओं की ढालों में आनुपातिक परिवर्तन तथा उन बिंदुओं पर समोत्पाद वक्र के ढालों में आनुपातिक परिवर्तन का अनुपात है। अतः क्या हो जाएगा, ES = साधन अनुपात यानी साधन अनुपातों में आनुपातिक परिवर्तन क्या हो जाएगा, ES = साधन अनुपातों में आनुपातिक परिवर्तन
परिवर्तन अपॉन क्या होगा, आनुपातिक परिवर्तन अपॉन MRTS LK में आनुपातिक परिवर्तन क्या होगा, MRTS LK में आनुपातिक परिवर्तन। अब देखिए जब ये होता है आनुपातिक परिवर्तन तो फिर दो बिंदुओं के नेक्स्ट इजिकल टू क्या होगा, दो बिंदुओं से संबंधित दो किरणों की ढालों में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन उन बिंदुओं पर समोत्पाद वक्र से खींची गई स्पर्श रेखा के ढालों में आनुपातिक परिवर्तन होता है। तो जो स्पर्श रेखाएं मैंने खींची हैं इनका जो आनुपातिक परिवर्तन है वह निकल के आता है। अब प्रतिस्थापन की लोच का जो विचार है उस विचार में और अधिक भली भांति हम समझ सकते हैं। और वो कैसे समझेंगे, यदि विभिन्न श्रम पूंजी अनुपातों पर तकनीकी प्रतिस्थापन दर को प्रत्यक्ष रूप से अगर प्रदर्शित करें तो क्या होगा, जब हम प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित करते हैं तो क्या होता है, रेखा चित्र में पूंजी श्रम अनुपात के x अक्ष पर तथा MRTS LK को हम y अक्ष पर मापा गया है। और जब y अक्ष पर मापते हैं तो रेखा चित्र जो A मैंने आपके समक्ष बनाया है, इस रेखा चित्र A में जैसे जैसे हम समोत्पाद वक्र पर A से B की ओर तथा B से C की ओर और चलते हैं तो तकनीकी प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है वह घटती है, जबकि पूंजी को श्रम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तथा पूंजी श्रम अनुपात घटता जाता है। पूंजी का जो श्रम अनुपात है वह घटता जाता है अथवा श्रम पूंजी अनुपात बढ़ता है। रेखा चित्र में जो मैंने आपके समक्ष बनाया है, इस रेखा चित्र में पूंजी श्रम अनुपातों पर जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर की जो मात्रा है, उस सीमांत दर की मात्रा को जब हम प्रांकित करते हैं तो उसके द्वारा प्रतिस्थापन जो वक्र S है, प्रतिस्थापन वक्र S प्राप्त करते हैं। प्रतिस्थापन वक्र पर हम S को प्राप्त करते हैं यानी सबस्टिट्यूशन को प्राप्त करते हैं, जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर तथा साधन अनुपातों के मध्य विपरीत संबंध को प्रदर्शित करता है। दो साधनों के मध्य क्या होता है, दो साधनों के मध्य प्रतिस्थापन की लोच प्रतिस्थापन वक्र S की लोच की या X की लोच है जो सदैव कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। सदैव कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। जब ये ऋणात्मक होती है तो फिर बात यह आती है कि संतुलन अवस्था में तकनीकी प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है वह साधन कीमतों के अनुपात के बराबर होती है। अतः प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है वो सीमांत दर को सूत्र में साधन कीमतों के अनुपात द्वारा हम प्रतिस्थापन या प्रतिस्थापित किया जा सकता है। और इसे जब हम प्रतिस्थापित करते हैं तो जो सूत्र बनता है वह यानी सूत्र क्या होता है, तो देखिए अब हम सूत्र को भी समझ लेते हैं। और मैं आपके समक्ष ये दोनों ही रेखा चित्रों को हटाता हूँ क्योंकि जगह का अभाव है, इसीलिए सूत्र जो होगा वह होगा आपका देखिए सूत्र क्या है इसका, चलिए इतने में ही बताएंगे। सूत्र जो होता है उसमें यदि R, अब यहाँ एक नई चीज आ गई है, R पूंजी की कीमत, R मीन्स पूंजी की कीमत जो दर है, R क्या है, दर। यदि R पूंजी की कीमत
को तथा W यानी वेज मजदूरी, W श्रम की कीमत अर्थात मजदूरी की दर को व्यक्त करते हैं तो क्या होगा, यानी R और W क्या क्या, R और W, R क्या है पूंजी और ये श्रम है। जब ये दोनों ही दरों को प्रदर्शित करते हैं तो इसके प्रदर्शित करने के बाद में क्या होगा, जो इसका इलास्टिसिटी यानी जो लोच होगी वह लोच होगी आपकी ES इजिकल टू साधन अनुपात में आनुपातिक परिवर्तन, यानी ES इजिकल टू साधन अनुपात में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन क्या होगा, साधन अनुपात में आनुपातिक परिवर्तन अपन साधन कीमतों में आनुपातिक परिवर्तन, अपन क्या होता है साधन कीमतों में आनुपातिक परिवर्तन, आनुपातिक परिवर्तन। अब देखिए जब ये साधन कीमतों में आनुपातिक परिवर्तन होता है तो यहाँ क्या हमने निकाला है, डेल्टा के अपॉन एल निकाला था हमने, क्या निकाला था डेल्टा के अपॉन एल अपॉन क्या निकाला था के अपॉन एल, यही निकाला था ना। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब देखिए इजिकल टू अपॉन डेल्टा क्या होगा W अपॉन R, क्या होगा W अपॉन R अपॉन W अपॉन R। खोल लीजिए वही से, तो देखिए पहला तीसरा दूसरा और चौथा, पहला तीसरा दूसरा और चौथा, तो कर लेते हैं पहला दूसरा तीसरा चौथे को। तो ये देखिए क्या होगा इजिकल टू डेल्टा के अपॉन एल अपॉन क्या होता है के अपॉन एल इंटू W अपॉन R अपॉन क्या हो जाएगा डेल्टा ब्रैकेट में W अपॉन R कर लीजिए, इजिकल टू क्या होगा डेल्टा के अपॉन एल अपॉन क्या होगा, अपॉन होगा आपका डेल्टा W अपॉन R। जब ये होता है W अपॉन R तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, पक्षान मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई अब करते हैं तो देखिए क्या बच जाता है W अपॉन R अपॉन के अपॉन L, ये बच जाता है। नेक्स्ट इसके बाद में क्या होगा, जब ये स्थिति पैदा हो जाती है तो फिर ES जो निकालते हैं, यानी इलास्टिसिटी जो लोच है ES इजिकल टू क्या होगा प्रतिशत परिवर्तन, किसमें प्रतिशत परिवर्तन, परिवर्तन को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा से, तो डेल्टा यानी ES इजिकल टू प्रतिशत परिवर्तन अपॉन प्रतिशत परिवर्तन के अपॉन एल अपॉन प्रतिशत परिवर्तन किस में होगा W अपॉन R में, और ब्रैकेट में बंद कर दिया जाएगा। तो जो प्रतिस्थापन की लोच है उस लोच के सूत्र में तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर के लिए साधन कीमत अनुपात का प्रतिस्थापन या प्रतिस्थापन लोच के विचार के व्यवहारिक प्रयोग में बहुत अधिक सहायक
होता है। फिर बात आती है, अब यहाँ एक दूसरा नया पॉइंट शुरू हो जाता है और वह है रेखीय समरूप उत्पादन फलन। अब तक मैंने आपको जो बताया है वह बताया था साधनों की लोच, किसकी? प्रतिस्थापन की लोच किसके अंतर्गत? साधनों के मध्य। प्रतिस्थापन की लोच दो साधनों के मध्य। अब जो पॉइंट है वह पॉइंट है आपका रेखीय समरूप उत्पादन फलन। अब देखिए रेखीय समरूप उत्पादन फलन को और समझ लेते हैं। तो देखिए रेखीय समरूप उत्पादन फलन में क्या है? रेखीय समरूप उत्पादन फलन जिसे हम लाइनरली होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं, और इसके अंतर्गत उत्पादन फलन अनेक प्रकार का होता है, लेकिन एक विशेष उत्पादन फलन में अर्थशास्त्रियों ने या अर्थशास्त्रियों की बहुत रुचि रही है और वह है रेखीय समरूप उत्पादन फलन की। अब रेखीय समरूप उत्पादन फलन, इसे प्रथम कोटि का समरूप उत्पादन फलन कहते हैं हम। और प्रथम कोटि के समरूप उत्पादन फलन में इसका तात्पर्य यह होता है कि जब उत्पादन के समस्त साधनों को किसी विशेष अनुपात में बढ़ाया जाता है तो उत्पादन में जो वृद्धि है वह वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी जिस अनुपात में हमने साधनों को बढ़ाया है। रेखीय समरूप उत्पादन फलन में पैमाने के स्थिर प्रतिफल प्राप्त होते हैं, और यदि उत्पादन के लिए दो साधनों यानी x तथा y, हम दो साधन अगर लेते हैं यानी एक x और दूसरा y, तो इसकी जो आवश्यकता है वह जो आवश्यकता होती है वह प्रथम कोटि के उत्पादन फलन के लिए गणितीय रूप में हम इसे अगर रिप्रेजेंट करें तो वह होता है एम क्यू इजिकल टू फंक्शन, क्या होता है? देखिए यह होता है एम क्यू इजिकल टू क्या होगा? फंक्शन, क्या होगा? फंक्शन एम एक्स एम वाई, क्या होगा? एम एक्स एम वाई का। और जब ये फलन एम क्यू इजिकल टू फंक्शन एम एक्स एम वाई का होता है तो जहाँ क्यू इजिकल टू क्या है? क्यू इजिकल टू उत्पादन मात्रा है, यानी जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को हमने रिप्रेजेंट किया है, तथा एम की जो एम है वह एम वास्तविक अंक की द्योतक है। उपर्युक्त उत्पादन फलन में क्या करते हैं हम? इस फलन में या इस उत्पादन फलन का अर्थ यह है कि यदि x और y साधनों का, यानी जो x और y साधन हैं, इन साधनों में क्या कर दें हम? m गुणा बढ़ाया जाता है तो उत्पादन मात्रा q में भी m गुणा वृद्धि होगी। और जब q में m गुणा वृद्धि होती है तो यही कारण है कि प्रथम कोटि के समरूप उत्पादन फलन में पैमाने के स्थिर प्रतिफल प्राप्त होते हैं। सामान्य रूप से किसी समरूप उत्पादन फलन के जो प्रकार हैं उस प्रकार में क्या है? क्यू एम के क्या होता है? क्यू एम यानी क्यू एम के इजिकल टू, अब के कैपिटल, के इजिकल टू क्या हो जाएगा? क्यू एम के इजिकल टू एम एक्स एम वाई, क्या हो जाएगा? इंटू एम एक्स इंटू एम वाई। जब एम एक्स एम वाई होता है
तो जहाँ m को कोई वास्तविक अंक है और k स्थिर राशि है, k कैपिटल यानी स्थिर राशि है, कांस्टेंट है, और इसे k की कोटि का समरूप उत्पादन फलन कहा जाता है। जब इसे समरूप उत्पादन फलन कहा जाता है तो k यदि k के बराबर है तो उत्पादन फलन प्रथम कोटि का समरूप उत्पादन फलन होगा। यदि k दो प्रकार का है या दो प्रकार के बराबर है तो फलन द्वितीय कोटि का होगा। कैसा? द्वितीय कोटि समरूप होगा। यदि k एक से अधिक है तो उत्पादन फलन पैमाने के वर्धमान प्रतिफल के बराबर होता है, यानी जो फलन है वह पैमाने के वर्धमान प्रतिफल पर प्राप्त होता है। यदि k एक से कम है तो ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं, और अनुभवाश्रित जो अनुभव है उसके आश्रित में अध्ययनों से हमें यह स्पष्ट होता है कि रेखीय समरूप उत्पादन फलन को सरलता से प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रथम कोटि के समरूप उत्पादन फलन का विस्तार पथ जो एक्सपेंशन पथ है वह उद्गम बिंदु से सरल रेखा का होता है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रथम कोटि के समरूप उत्पादन फलन में या प्रथम कोटि के समरूप उत्पादन फलन की जो दशा है उस दशा में साधनों की कीमतें स्थिर रहने पर साधनों का अनुपात जिसका उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है अपरिवर्तित रहता है, चाहे वस्तु का उत्पादन कितनी भी मात्रा में क्यों ना हो या कितनी भी मात्रा में क्यों न बढ़ाया जाए। प्रथम कोटि के समरूप उत्पादन फलन के अच्छे व्यवहार के कारण उद्गम करता या जो उद्यम करता है, जो बनाने वाला है, जो प्रोड्यूसर है, जो उत्पादक है, वह उत्पादक का जो कार्य है वह सरल और आसान होता है, क्योंकि उसे एक ही अनुकूलतम साधन अनुपात को ज्ञात करना होता है, और जब तक साधनों की सापेक्ष कीमतें स्थिर रहती हैं उसे उत्पादन में वृद्धि करने पर साधन अनुपात के विषय में कोई नए निर्णय नहीं लेने पड़ते हैं। प्रथम कोटि के समरूप उत्पादन फलन की इस विशेषता के कारण इसका जो आगत निर्गत विश्लेषण है यानी जो इनपुट आउटपुट एनालिसिस है उसका बहुत महत्व है। रेखीय समरूप उत्पादन फलन जिससे पैमाने के स्थिर प्रतिफल प्राप्त होते हैं कृषि तथा अनेक विनिर्माण उद्योगों में वस्तुतः पाया जाता है। भारत में विभिन्न राज्यों के लिए कृषि अध्ययन किए गए हैं जिनसे भारतीय कृषि के विश्लेषण या भारतीय कृषि के विषय में महत्वपूर्ण आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, और इन अध्ययनों में एकत्र जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए डॉक्टर A.M. खुसरो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारतीय कृषि में पैमाने के स्थिर प्रतिफल प्राप्त होते हैं। और नेक्स्ट जो टॉपिक मैं आपके लिए अगले वीडियो में लेके आऊँगा वह टॉपिक होगा कॉव डगलस उत्पादन फलन, यानी कॉव डगलस उत्पादन फलन यानी कॉव डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। और कॉव डगलस उत्पादन फलन प्रोडक्शन फंक्शन के अंतर्गत मैं आपके लिए पूरा न्यूमेरिकल भी बताऊंगा और थ्योरेटिकल भी बताऊंगा, और इसके लिए आप अच्छे से उसे और देखेंगे। और देखिए इसके साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।